हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। तो आज मैं आपको 12वीं क्लास का 5वां लेसन समकालीन दक्षिण एशिया का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक सार्क के विषय में समझाऊंगी। इसमें मैं आपको सार्क का परिचय, इसमें कौन कौन से देश शामिल हैं, उनके क्या उद्देश्य है और सार्क असफल क्यों रहा, इनके बारे में समझाऊंगी। अगर आपको मेरी वीडियो समझ आ रही हैं, आपको अच्छी लग रही हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और चलिए मेरी वीडियो की तरफ। तो आज हम आपको करवाते हैं 12वीं क्लास के 5वें पार्ट का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक सार्क। सार्क क्या है कि दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, इसको इंग्लिश में कहते हैं साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। ये क्या है कि जो दक्षिण एशिया के देश हैं उनमें आपस में जो है सहयोग की जो भावना है, वो कौन सा सहयोग, आर्थिक और राजनीतिक, ठीक है। उसके लिए एक समूह, एक संगठन बनाया गया है जिसे हम सार्क के नाम से जानते हैं। देखिए, यह संगठन दक्षिण एशिया के 8 देशों का आर्थिक एवं राजनीतिक संगठन है। कौन से 8 देश? भारत, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, मालदीव, भूटान। और जो है पहले ये कितने थे? 7 देश होते थे इसके अंदर, लेकिन 3 अप्रैल 2007 को 14वां शिखर सम्मेलन हुआ और इसमें अफगानिस्तान को भी इसका भाग बनाया गया और अब वर्तमान में कितने हैं? 8 देश हैं। तो आइए मानचित्र के माध्यम से हम इन जो देश हैं 8 उनको समझते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं भारत की, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इधर आते हैं नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और फिर अगर हम नीचे आएँ तो श्रीलंका और मालदीव। ये 8 देश जो हैं ये सार्क के देश हैं। तो बात करते हैं इसकी स्थापना की। इसकी स्थापना हुई थी 8 दिसंबर 1985 को और जो सार्क का मुख्यालय है वो काठमांडू में है, जो कि नेपाल के अंदर है। इस जो मुख्यालय है इसकी स्थापना हुई थी 16 जनवरी 1987 को। अब बात करते हैं इसके सचिव की। तो इसका जो महासचिव है वो वर्तमान में श्री वीराकून है, जो कि श्रीलंका से है। इनकी जो नियुक्ति है वो वर्णमाला के अनुसार होती है और नियुक्ति कितने दिन के लिए होती है? 3 साल के लिए होती है। इसका जो पहला महासचिव है वो अबुल एहसान बना, जो कि बांग्लादेश के हैं। बांग्लादेश मतलब बी अल्फ़ाबेटिक हिसाब से ये सबसे पहले आता है, तो इसलिए पहला महासचिव बांग्लादेश की तरफ से बना। अब बात कर लेते हैं सार्क के प्रेक्षक देशों की। ये संख्या में 9 देश हैं: चीन, यूरोपीय संघ, दक्षिण कोरिया, जापान, मॉरिशस, म्यांमार, संयुक्त राज्य, ईरान और ऑस्ट्रेलिया। ये वो देश हैं जिनके ऊपर सार्क की गतिविधियों का फ़र्क पड़ता है और ये देश जो है सार्क की गतिविधियों का विशेष ध्यान रखते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सार्क देशों के उद्देश्यों की। सबसे पहला उद्देश्य है जीवन स्तर में सुधार। आप सभी जानते हैं कि सार्क के देश जो हैं वो विकासशील हैं और सभी चाहते हैं कि उनके लोगों का जो जीवन स्तर है वो ऊपर हो और उसमें सुधार आए। दूसरा पॉइंट है सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक विकास। इसमें क्या है कि जितने सार्क के देश हैं वो एक दूसरे देश में क्या करें? सहयोग करें। किस क्षेत्र में? सामाजिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में और सांस्कृतिक क्षेत्र में, ताकि उनका विकास हो सके। तीसरा जो पॉइंट है वो है आपसी विवादों का बातचीत से निपटारा। मतलब अगर किन्हीं देशों के बीच में विवाद है तो उनका निपटारा किससे हो? बातचीत के माध्यम से किया जाए। फिर अगला पॉइंट है आपसी व्यापार को बढ़ावा देना। यानी सार्क के जो 8 देश हैं वो क्या करें? अपने व्यापार को बढ़ावा दें, आपस में जो है एक दूसरे का जो आयात और निर्यात है वो सरल नियमों के माध्यम से करें। 5वां पॉइंट है सामूहिक आत्मनिर्भरता में बढ़ोतरी। कहने का मतलब है कि जो सार्क के देश हैं 8 वो आपस में क्या करें? सहयोग करें और क्या बने? आत्मनिर्भर बने। फिर आता है 6वां पॉइंट अंतर्राष्ट्रीय मंच पर साझा हित पर सहयोग करना। अंतर्राष्ट्रीय जो मंच है वहाँ पर क्या है कि अगर ये नहीं है कि एक का हित है तो दूसरे नहीं बोलेंगे, एक का हित है तो वो क्या करेंगे? उस हित के लिए साझा सहयोग करेंगे, सभी बोलेंगे कि ये जो है कार्य वो पूरा होना चाहिए। उसके बाद आता है 7वां पॉइंट आपसी विश्वास, सूझबूझ और सहयोग विकसित करना। मतलब क्या है कि सार्क के देशों में आपस में क्या हो? विश्वास हो, आपस में जो भी काम करे वो सूझबूझ के माध्यम से करें और आपस में एक दूसरे का सहयोग करें। इस प्रकार वो आगे बढ़ सकते हैं, अपना विकास कर सकते हैं। 8वां पॉइंट है तकनीकी एवं वैज्ञानिक सहयोग को बढ़ावा देना। जिस देश के पास जो तकनीक है, जो वैज्ञानिक हैं, जो नए नए आविष्कार करते हैं, उसको एक दूसरे को बताएं और आपस में जो है उनका सहयोग करें। ये है इसके उद्देश्य।
तो कहने का क्या मतलब है कि सार्क देशों का अगर हम उद्देश्य की बात करें तो इनके उद्देश्य क्या हैं, ये बहुउद्देशीय हैं, ठीक है। और निचोड़ क्या निकलता है इन चीज़ों का कि ये सभी एक ही क्षेत्र में है। कौन से क्षेत्र में? दक्षिण एशियाई क्षेत्र में। तो ये सभी मिलके अपने आप को इतना मजबूत करें कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर सार्क के देश दिखाई दें। अब आते हैं सार्क के सिद्धांत। सबसे पहला सिद्धांत है सभी निर्णय सर्वसम्मति से, मतलब अगर सार्क में कोई भी निर्णय लिया जाता है तो वो सभी देशों की सहमति से उस निर्णय को लिया जाए। दूसरा जो सिद्धांत है द्विपक्षीय विवादों पर संगठन में विचार नहीं होगा, मतलब अगर दो देशों के बीच में विवाद है तो संगठन में बैठ के उन विवादों को डिस्कस नहीं किया जाएगा, ठीक है। तीसरा पॉइंट है आपसी प्रभुसत्ता अखंडता का सम्मान, मतलब सभी देश आपस में एक दूसरे की प्रभुसत्ता और अखंडता का क्या करेंगे? सम्मान करेंगे। चौथा पॉइंट है एक दूसरे के मामलों में हस्तक्षेप, मतलब कोई भी देश दूसरे के मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगा। और पांचवा जो सिद्धांत है वो है आंतरिक सहयोग, सभी देश एक दूसरे का आंतरिक मामलों में सहयोग करेंगे। अब बात आती है कि सार्क का जो विकल्प क्या हो सकता है, तो ये बिम्स्टेक है, ये सार्क का विकल्प है। फिर आता है कि सार्क दिवस कब मनाया जाता है, तो सार्क दिवस 8 दिसंबर को मनाया जाता है। सार्क की जो स्थापना है वो ढाका घोषणा पत्र के तहत हुई थी और ये ढाका के अंदर हुई थी। ढाका कहाँ पे है? बांग्लादेश के अंदर है, यानी बांग्लादेश की राजधानी है। अब बात करते हैं सार्क की असफलता के कारण। कहने का मतलब क्या है कि सार्क को बने हुए 35 वर्ष हो गए लेकिन फिर भी जो है ये सफल नहीं हो पा रहा। तो इसके क्या कारण है? सबसे पहला जो कारण है इसका वो है सार्क देशों में आंतरिक अशांति और अस्थिरता। आप सभी जानते हैं, अगर आपको नहीं पता तो आप मेरी पहले वाली वीडियो देखिए। श्रीलंका के अंदर जो है वो अशांति रहती है, अस्थिरता बनी रहती है, बांग्लादेश में अस्थिरता बनी रहती है। तो इन देशों के अंदर क्या है, अपनी आपस में ही जो है अशांति और अस्थिरता है। दूसरा क्या है, सार्क देशों में आपसी विवाद। आप सभी परिचित हैं कि भारत का नेपाल के साथ, भारत का चीन के साथ, भारत का पाकिस्तान के साथ, मतलब इनमें आपस में ही विवाद बने रहते हैं। उसके बाद आता है तीसरा पॉइंट भारत में अविश्वास, और सबसे बड़ा असफलता का कारण है भारत। भारत क्यों है? क्योंकि भारत इनमें सबसे बड़ा देश है और सबसे आगे बढ़ता हुआ देश है। तो सबको क्या लगता है कि कहीं भारत हमारा फ़ायदा ना उठा ले, तो भारत में वो क्या करते हैं? अविश्वास की भावना रखते हैं। चौथा पॉइंट है सार्क देशों में अनपढ़ता, बेरोजगारी और भूखमरी। ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि ये सारे विकासशील देश हैं सार्क के अंदर, और इनमें क्या है? अनपढ़ता है, बेरोजगारी है और भूखमरी है, ठीक है। उसके बाद है पांचवा पॉइंट आपसी एकता का अभाव। सार्क के देशों के अंदर क्या है कि एकता नहीं है, ये मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि इनमें आपसी विवाद रहते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है छठा पॉइंट आपसी लड़ाई। आप सभी को पता है कि भारत के और पाकिस्तान के साथ कितने युद्ध हो चुके हैं, तो इनमें आपस में लड़ाई होती रहती है। तो इन्हीं कारणों के कारण जो है सार्क जो है आसियान देशों जितना या आसियान मंच जितना सक्सेसफुल नहीं रहा है। अब हम बात कर लेते हैं साफ्टा की। साफ्टा क्या है? दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र समझौता। जो भी दक्षिण एशिया के अंदर देश हैं उनका जो आपस में व्यापार होता है उसके लिए एक समझौता किया गया। ये कब किया गया? ये समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे 2004 में। कहाँ पर हुए थे? इस्लामाबाद, पाकिस्तान के अंदर। और फिर इस समझौते को लागू कर दिया गया था 1 जनवरी 2006 को सार्क के 12वें शिखर सम्मेलन में लागू कर दिया गया था। इसके लक्ष्य क्या हैं? सबसे पहला है सार्क देशों में वस्तुओं का मुक्त व्यापार, मतलब जितने भी सार्क के देश हैं उनमें जो वस्तुओं का आवागमन है, आना जाना है, उन पे क्या है कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। उनका क्या होगा? मुक्त व्यापार होगा, कोई कस्टम ड्यूटी नहीं होगी, कोई प्रशुल्क नहीं होगा। और दूसरा क्या है? वस्तुओं का सीमा शुल्क कम करना, मतलब 2007 तक जो है एग्रीमेंट हुआ था कि वस्तुओं के ऊपर जो सीमा शुल्क लगता है वो कम लिया जाएगा। जितना कम किया जा सकता है सार्क देशों से वो आपस में से कम करेंगे। थैंक यू मेरी वीडियो देखने के लिए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, बने रहिए मेरे चैनल के साथ, और मिलती हूँ अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।